चेंजेस इन S4HANA, मतलब सॉफ्टवेयर साइड से, सॉफ्टवेयर फॉर हाना, सॉफ्टवेयर साइड से क्या बदला। तो ऊपर वाला क्लियर हुआ ये पूरा स्टोरी कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, ईसीसी किसको बोलते हैं, हाना किसको बोलते हैं, वेब बेस्ड थ्योरी क्या है, क्लियर है ये सब। यस सर। ना मैं नीचे आता हूँ। अब देखो हाना में चेंजेस क्या हुए हैं, तो हार्डवेयर का इंप्रूवमेंट हो गया, अब सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट चाहिए। तो उन्होंने फोकस किया पहले कि एक काम करते हैं कि डेटा का वॉल्यूम कम करते हैं विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन। डेटा का वॉल्यूम कम करना है, ठीक है। मतलब ये कि जैसे मेरा लैपटॉप है, अगर आप नया नया लैपटॉप खरीद के लाते हो तो फास्ट चलता है, लेकिन वही लैपटॉप 2 साल के बाद उतना फास्ट नहीं रहता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें डेटा जनरेट हो चुका है। जितना ज्यादा डेटा होगा आपको सिस्टम उतना धीमा चलेगा, सीधा सा पढ़ना, राइट। अगर आप पूरा भर दो अपना लैपटॉप मूवीज से और एकदम 99% खत्म कर दो स्पेस, 1% स्पेस बचा रहे, फिर आप लैपटॉप चलाओ, देखो कैसे चलता है, एकदम धीमा चलेगा, राइट, क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं है। और एसएपी में भी वही काम है, एसएपी भी सॉफ्टवेयर है, मशीन पे चल रहा है, अगर डेटा ज्यादा रहेगा तो धीमा चलेगा। तो डेटा कम तब जनरेट करो विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जानी नहीं चाहिए। मतलब ये कि हम लोग सेम इन्फॉर्मेशन रखेंगे लेकिन डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होने देंगे, डुप्लीकेट डेटा नहीं बनने देंगे। तो मैं पहले यहाँ पॉइंट लिखता हूँ, रिमूव डेटा रिडंडेंसी, थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, या फिर इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि जैसे मान लो कि हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ये हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, आपने कुछ पोस्ट किया, डेबिट समथिंग, कोई कॉस्ट सेंटर यूज कर लिया, क्रेडिट समथिंग, ठीक है, आपने ट्रांजेक्शन पोस्ट किया। तो डेटा कहाँ कहाँ स्टोर होता है, ये है ट्रांजेक्शनल डेटा। तो ट्रांजेक्शनल डेटा, एक तो ये डेटा कहाँ स्टोर होगा, हेडर वाला जाता है बीकेपीएस में, लाइन आइटम वाला जाता है डीसेग में, उसके बाद फिर अगर लेजर वेजर इन्वॉल्व है तो फेगल फ्लेक्स हो जाता है, फेगल फ्लेक्स ए, फेगल फ्लेक्स टी। उसके बाद फिर आपके और भी टेबल है, अगर कस्टमर वेंडर इन्वॉल्व है तो आपका वो होता है पीएस आई के ओपन आइटम, डीएस ए के क्लियर आइटम, ये वेंडर के हो गए। सिमिलरली कस्टमर के भी टेबल है कुछ कुछ। तो अलग अलग टेबल्स में यही डेटा अलग अलग टेबल्स में जाके स्टोर होता है, और इस तरह के एक दो टेबल नहीं है, बहुत सारे टेबल है, ठीक है। तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन आपने मारा है, और यहाँ कंट्रोलिंग का इन्फॉर्मेशन अलग टेबल में जाता है, वो टेबल है सीओबी के, कंट्रोलिंग का हेडर, कंट्रोलिंग का लाइन आइटम सीओईपी, ठीक है। इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी कुछ होता है, वहां पे भी अलग टेबल आते हैं। तो यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन का डेटा भाई साहब बहुत सारे टेबल में जा रहा है, ठीक है। और फिर अगर आप कोई रिपोर्ट रन करते हो तो वो अलग अलग टेबल से जाके फेच करता है। आपने सपोज करो कोई रिपोर्ट रन किया, लेट्स से दिस इज अ रिपोर्ट, ये कोई रिपोर्ट है, सम रिपोर्ट, कुछ तो रिपोर्ट आपने रन किया। तो रिपोर्ट क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा लेके आएगा, अल्टीमेटली डेटाबेस में ही डेटा है, वहीं से तो लाना है हमें, लाना वहीं से है। तो रिपोर्ट क्या करेगा, रिपोर्ट फेच करेगा, कुछ डेटा को फेच करेगा बीकेपीएफ से, कुछ डेटा को उसको बीसेक से लाना पड़ेगा यहाँ जाके, कुछ डेटा को वो यहाँ से लेके आएगा, कुछ डेटा को वो यहाँ से लेके आएगा। तो वो अलग अलग टेबल पे उसको जाना पड़ेगा ताकि वो डेटा लेके आ सके, ठीक है, क्योंकि डेटा स्कैटर्ड है, अलग अलग टेबल में स्कैटर्ड है, ठीक है, हर जगह फैला हुआ है। तो इस केस में क्या है कि आपके पास डेटा एक जगह पे नहीं है, सब फैला हुआ है। आपको रिपोर्ट रन करना है तो अलग अलग टेबल से रीड करना पड़ेगा, तो जितने ज्यादा टेबल्स होंगे उतने ज्यादा बार आपको वो करना पड़ेगा, वहां वहां जाके रीड करना पड़ेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। इसमें टाइम लगता है, मेमोरी खाता है, स्पेस मेमोरी खाएगा, प्रोसेसिंग स्पीड लगाएगा। तो ये स्लो कर देता है आपके रिपोर्ट को। और एसएपी ने क्या बोला, हम एक काम करेंगे, ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये जो डेटा है ये है एफआई का डेटा, ये दोनों जो है फाइनेंस का डेटा है, लेट मी राइट हियर फाइनेंस, ये फाइनेंस का डेटा है, ये भी फाइनेंस का ही डेटा है, नीचे वाला भी ये सब फाइनेंस का है। ये आपका ओपन आइटम और क्लियर आइटम का वेंडर का है, ये आपका कंट्रोलिंग का डेटा है। उन्होंने क्या बोला, हम एक काम करते हैं, इन सब डेटा को एक सिंगल टेबल में लगाते हैं, हमारे पास एक सिंगल टेबल हो, बड़ा सा, एक बड़ा सा टेबल हो, उसमें ढेर सारी फील्ड्स हो, ठीक है। उसमें जैसे इस टेबल में सपोज करो 100 फील्ड है, इसमें 50 फील्ड है, इसमें 150 फील्ड है, इसमें 70 फील्ड है, इसमें कुछ फील्ड है 80, इसमें कुछ फील्ड है। लेकिन इन सब में जो है काफी सारी चीजें कॉमन है, इसकी 20 फील्ड, इसकी 20 फील्ड सेम है, इसकी 40 फील्ड, इसकी 30, इसकी और इसके बीच में 40 फील्ड सेम है, इसके और इसके बीच में 40 फील्ड सेम है। तो वो डुप्लीकेशन हो रहा है। एक काम करो, एक सिंगल टेबल बना लो, जितने भी फील्ड्स हैं सबको रख लो। तो इस टेबल में करीब करीब 350 फील्ड रख लो, जितने यूनिक फील्ड है,
और इस ट्रांजेक्शन का सारा डिटेल इसी टेबल में स्टोर करो। यहीं पे डॉक्यूमेंट टाइप आए, यहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन हेडर वाला, सारा इन्फॉर्मेशन लाइन आइटम वाला, सारा इन्फॉर्मेशन कंट्रोलिंग वाला, सब कुछ इसी टेबल में, कोई और टेबल हो ही ना, सिर्फ एक सिंगल टेबल। और जितने यूनिक फील्ड्स हैं हर टेबल के अंदर, सारे यूनिक फील्ड यहाँ पे आ जाए, ठीक है, एक जगह पे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको अब इतने टेबल से रिपोर्ट नहीं निकालना है। अब आपको रिपोर्ट चाहिए तो आपको सिर्फ एक टेबल को रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल को। आपको सिर्फ इसी टेबल को रीड करना है अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि डेटा सारा का सारा एक ही टेबल में प्रेजेंट है। ठीक है, सारा का सारा डेटा एक ही टेबल में प्रेजेंट है, उसमें सारे फील्ड्स हैं। तो इस टेबल को हम बोलते हैं, इसका नाम है एसी डोका, ACDOCA। ये टेबल आया हाना में। ये टेबल के अंदर सारा डिटेल स्टोर होगा, ट्रांजेक्शनल डेटा, मतलब फाइनेंस का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे बीकेपी या बीसेक सब अलग अलग टेबल थे, अब सब एक ही टेबल रहेगा, ऐसा अलग अलग टेबल नहीं रहेगा, एक सिंगल टेबल। आप सब कुछ हिस्ट्री में स्टोर करो और यहीं से आपका रिपोर्ट निकल जाएगा। तो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, सिंगल टेबल। सेकंड ट्रांजेक्शन सारी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे 350-400 फील्ड्स होंगे, एक लाइन मतलब एक ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, तो ये उन्होंने टेबल इंट्रोड्यूस किया है। पर्पस ये है कि रिडंडेंसी हटा दो, जो आप अलग अलग टेबल में स्टोर कर रहे हो, काफी सारी कॉमन चीजें हैं, वो सब हटा दो, एक सिंगल जगह स्टोर करो और कोई डुप्लीकेशन ना हो, उससे फिर आपका काम आसान होगा। तो क्योंकि ये सिंगल प्लेस है, वहीं से आ रहा है डेटा, तो इसको बोलने लगे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ मतलब एसिडो का टेबल, एक सिंगल टेबल जहां से आपका रिपोर्ट आए। अलग अलग लाने से प्रॉब्लम ये होती थी, कई बार आपका डेटा जो है मिसमैच होता था, रिपोर्ट मिसमैच होता था, कि आपको यहाँ यहाँ से सब जगह से पिक करना है तो आप गलत इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में आ जा रही है। अब एक ही जगह से सब आना है तो गलत का चांस ही नहीं है, फिर सीधा सीधा आ जाएगा। साथ ही साथ पहले ये था कि हम लोग क्या करते थे कि फाइनेंस को और सीओ को रिकनसाइल करते थे मंथ एंड पे, कि फाइनेंस का रिपोर्ट जो आ रहा है, कंट्रोलिंग का जो रिपोर्ट आ रहा है वो मैच करे। ठीक है, मंथ एंड में एक्टिविटी थी FICO रिकंसिलिएशन। अब क्या है कि एक ही टेबल में उसी में फाइनेंस का डेटा भी आ रहा है, उसी में कंट्रोलिंग का डेटा भी आ रहा है। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ ये फाइनेंस का डेटा है, इसको बोलता हूँ ये कंट्रोलिंग का डेटा है, सीओ डेटा, फाइनेंस डेटा, उसके अंदर बहुत सारी फील्ड है, मैं सिर्फ सीधा सीधा फाइनेंस डेटा एंड कंट्रोलिंग डेटा। तो अब एक ही टेबल के अंदर फाइनेंस का भी डेटा है, सीओ का भी डेटा है, तो रिकंसाइल करने में कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सीधा सा एक लाइन मतलब एक ट्रांजेक्शन, इसी में फाइनेंस भी स्टोर्ड है, कंट्रोलिंग भी स्टोर्ड है। तो आपको कोई मुश्किल नहीं है रिकंसाइल करने में। पहले क्या था, फाइनेंस का टेबल अलग था, कंट्रोलिंग का टेबल अलग था। फाइनेंस के डेटा के लिए आपको यहाँ जाना था, कंट्रोलिंग के लिए आपको यहाँ जाना था, अब सब एक ही टेबल से हो रहा है। तो आपको FICO रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं है, FICO ऑटोमेटिकली रिकंसाइल्ड, नो नीड टू रिकंसाइल, बेसिकली ऑटोमेटिकली रिकंसाइल्ड, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। FICO रिकंसिलिएशन का झंझट ही खत्म, वरना हमेशा मंथ एंड पे होता था FICO से मैच नहीं कर रहा, या फिर कुछ तो मिस हो रहा है, रिपोर्टिंग मैच नहीं कर रही है, अभी वो चक्कर खत्म, एक सिंगल लाइन में सब कुछ। अब ये तो हो गया ट्रांजेक्शनल डेटा में, उन्होंने वही काम किया मास्टर डेटा के साथ। तो हमारा जो मास्टर डेटा है, मास्टर डेटा मतलब GL मास्टर, कस्टमर मास्टर, पहले वेंडर लिखता हूँ, वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर, एसेट मास्टर। ठीक है, ये मास्टर डेटा हो गया। सिमिलरली कॉस्ट सेंटर, जो उससे बाद में करता हूँ बात। तो ये मास्टर डेटा हो गया फाइनेंस वाला। तो मास्टर डेटा में भी उन्होंने इंप्रूवमेंट किए। अब क्या किया यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि मास्टर डेटा में भी रिडंडेंसी ना हो, मतलब कोई फालतू में डेटा क्रिएट ना हो। तो पहले क्या था, ECC में मैंने आपको दिखाया था कि आपका अगर ये फाइनेंस है, सपोज करो ये वाला पार्ट फाइनेंस है, जिसको मैं हल्का सा ग्रीन में रखता हूँ, और ये वाला पार्ट कंट्रोलिंग है। ठीक है, दिस इज फाइनेंस एंड दैट इज कंट्रोलिंग। तो फाइनेंस से कंट्रोलिंग में अगर डेटा फ्लो होता था, अगर यहाँ से वहाँ डेटा जाता था, डेटा अगर फाइनेंस से कंट्रोलिंग में फ्लो हो रहा है, तो इधर वो होता था GL अकाउंट, और इधर वो होता था प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। ठीक है, इधर आप क्रिएट करते थे FS00 से GL अकाउंट को, और इधर आप क्रिएट करते थे K01 से कॉस्ट एलिमेंट। ठीक है, और जब K01 से करते थे तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने होते थे, केवल कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी डालना होता था, बाकी सब सेम, डिस्क्रिप्शन सेम, कोड सेम, सब कुछ सेम। तो बेसिकली ये डुप्लीकेशन था, एक बार इधर क्रिएट कर लो, एक बार उधर क्रिएट कर लो। उन्होंने क्या बोला, हम GL मास्टर मतलब कॉस्ट एलिमेंट जो है अलग अलग क्रिएट नहीं करेंगे, हम एक ही मास्टर बनाएंगे, वही हमारा GL होगा, वही हमारा कॉस्ट एलिमेंट होगा। तो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट सेपरेट नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने K01 टी कोड को ही खत्म कर दिया। देयर इज नो K01 टी कोड इन HANA।
ये कोड ही खत्म हो गया। हमें अलग से कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट नहीं करना है, हम जीएल मास्टर के अंदर ही FS00 से बनाएंगे और उसी के अंदर वो फील्ड आ जाएगी कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी की, केवल वही तो वहाँ ऐड कर रहे थे। तो इसी के अंदर वो कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी की फील्ड दे देंगे, अगर वो ब्लैंक है तो वो कॉस्ट एलिमेंट नहीं है, अगर कुछ फील्ड है तो मतलब वो कॉस्ट एलिमेंट है। तो आपको सेपरेट कॉस्ट एलिमेंट का मास्टर डेटा नहीं बनाना है। जीएल इटसेल्फ इज ए मतलब नो सेपरेट, या फिर ऐसे लिखता हूँ, नो नीड टू क्रिएट प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट इन S4HANA। आपका जीएल अकाउंट ही कॉस्ट एलिमेंट के रूप में रहेगा, वहां पे एक फील्ड आ जाएगी कैटेगरी करके। अगर आपने खाली छोड़ा तो कॉस्ट एलिमेंट नहीं है, कुछ भर दिया तो कॉस्ट एलिमेंट है। तो आपका मास्टर डेटा कम हो गया। नहीं तो पहले 2 बार करना था, इधर भी क्रिएट करना था, उधर भी क्रिएट करना था। ये अलग टेबल में स्टोर करता था डेटा, ये अलग टेबल में स्टोर करता था। अभी सिर्फ एक ही बार करोगे, FS00 सिर्फ एक बार, और उसी में कॉस्ट एलिमेंट है तो फिर अपडेट कर दो, नहीं है तो खाली छोड़ दो। लेकिन एक ये इंप्रूवमेंट किया जिससे कि जीएल का मास्टर डेटा कम हो गया। वेंडर मास्टर में भी इंप्रूवमेंट किया इन्होंने। वेंडर मास्टर में क्या किया कि जो वेंडर है, ठीक है, वेंडर को आप अलग अलग रोल असाइन कर सकते हो। मतलब वेंडर, सपोज करो वेंडर ही कस्टमर की तरह काम कर रहा है। इमेजिन करो कोई वेंडर है जिससे आप सामान खरीद भी रहे हो और कुछ चीजें उसको बेच भी रहे हो। इज ऑल्सो योर कस्टमर, ठीक है। ही इज अ वेंडर बट योर कस्टमर ऑल्सो। आप उससे कुछ रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और कुछ फिनिश गुड बेच भी रहे हो, उसके दोनों रिलेशनशिप चल रहा है आपका। तो अगर इसी में हो तो क्या होगा, उसका एक वेंडर मास्टर बनेगा, क्योंकि आपका वेंडर है वो, आप उससे खरीदते हो। और आपका कस्टमर है वो, आप उसको बेचते हो, तो एक कस्टमर मास्टर बनेगा। और उसके डिटेल वेंडर के सब सेम ही आएंगे, वेंडर का नाम वही आएगा, एड्रेस वही आएगा, पैन नंबर सब चीज सेम आएगा। इट्स जस्ट दैट वो वेंडर होगा। और यहाँ पे वही चीजें आएंगी फिर से, नाम, एड्रेस, टैन, पैन, सब चीजें सेम। सिर्फ यहाँ पे वो कस्टमर होगा। तो इसमें से अगर आप देखो कि ये जो पार्ट है हमारा डेटा वेंडर का और कस्टमर का, ठीक है, ये सारी चीजें तो कॉमन होंगी, नाम, एड्रेस, राइट, ये सब चीजें कॉमन होंगी। बदलेगा क्या, केवल यहाँ पे कुछ वेंडर रिलेटेड चीजें थी, यहाँ पे सिर्फ कस्टमर रिलेटेड चीज था। लेकिन ये वाला पोर्शन तो यार सेम ही है। उसका नाम वही है, उसका एड्रेस वही है, टैन नंबर, पैन नंबर, ये सब चीज सेम ही है, उसका कोई बदल नहीं रहा। कुछ चीजें सिर्फ डिफरेंट हो रही है। तो मैं इसको अलग अलग दो बनाने के बजाय मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक सिंगल बनाऊंगा, इस तरीके से सिंगल। और बोलूंगा कि वेंडर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे जोड़ दो, और जो कस्टमर वाला हिस्सा है, कस्टमर को मैं इधर रख लेता हूँ, वो यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, मैं इस तरह से बनाऊंगा। तो मेरा क्या हुआ कि ये जो पार्ट है 2 बार आ रहा था, अब वो 2 बार नहीं आएगा, अब वो एक ही बार आएगा, सिंगल टाइम। और ये जो वेंडर वाला पार्ट है वो भी यहीं पे, कस्टमर वाला पार्ट ये भी यहीं पे। तो जो कॉमन चीजें हैं, वेंडर का ये आपके पास है, कस्टमर का ये आपके पास है, कॉमन है। तो यहाँ पे जो कस्टमर और वेंडर थे उनको आप क्लब करके इस वाले पार्ट को बोलते हो बिजनेस पार्टनर। इनको हम बोलते हैं बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्ट इस पूरे पैसे पर बिजनेस पार्टनर। तो बिजनेस पार्टनर का फंडा क्या है कि बिजनेस पार्टनर कैन बी योर वेंडर ऑल्सो, कैन बी कस्टमर ऑल्सो। मैं एक ही बिजनेस पार्टनर को अलग अलग रोल दे सकता हूँ। सो दीज आर रोल्स, इसको मैं बोलूंगा रोल। ये बिजनेस पार्टनर को क्या रोल असाइंड है, ये बिजनेस पार्टनर को वेंडर रोल असाइंड है, इस बिजनेस पार्टनर को कस्टमर रोल असाइंड है। मतलब ये बिजनेस पार्टनर के साथ मैं खरीद भी सकता हूँ, बेच भी सकता हूँ। तो इसी ने क्या किया कि आप कस्टमर वेंडर बनाना बंद करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कस्टमर वेंडर, यू स्टार्ट सेइंग बिजनेस पार्टनर। ठीक है, और उसको आप अलग अलग रोल दे सकते हो। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अलग अलग रोल दें कि आप उसके साथ क्या ट्रांजेक्शन करना चाहते हो। तो इन्होंने इस तरह से किया, लेट मी टेक द शेप प्रॉपर्ली। इसमें नहीं रहा, चलो लेट मी टेक दिस। तो चाहे कस्टमर हो चाहे वेंडर हो, उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। बोला कि अब आगे से खाना में हम कस्टमर वेंडर नहीं बोलेंगे, हम बिजनेस पार्टनर बोलेंगे। तो कस्टमर वेंडर हम क्रिएट करते थे, टी कोड क्या यूज करते थे यहाँ पे वेंडर के लिए, XK01, राइट। कस्टमर के लिए आप यूज करते थे XD01। अब इन्होंने बोला एसएपी ने कि खाना के अंदर आप यूज करो बीपी। बीपी इज अ टी कोड फॉर क्रिएटिंग बिजनेस पार्टनर। तो जो चीजें आप वहां मेंटेन कर रहे थे वही चीजें यहाँ भी करोगे, इट्स जस्ट दैट इट इज अ बीपी। तो अभी XK01 करोगे हाना में तो वो काम नहीं करेगा, वो आपको लेके आएगा बीपी पे ही। और लिख के आ जाएगा XK01 इज ऑब्सोलीट, ट्रांसफरिंग यू टू डिकोड बीपी, ऐसा लिख के आएगा। XD01 मारोगे तो भी लिख के आएगा XD01 इज ऑब्सोलीट, ट्रांसफरिंग यू टू बीपी। ऐसा बीपी पे डायरेक्ट कर देगा आपको, डायरेक्टिंग यू टू बीपी। तो हम इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कस्टमर वेंडर हम क्रिएट करेंगे बीपी। और हम कैसे बताएंगे कि वो कस्टमर है, कस्टमर का रूल असाइन करेंगे। कैसे बताएंगे कि वेंडर है, वेंडर का रूल असाइन करेंगे, राइट। तो ये इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे कस्टमर वेंडर की जगह बिजनेस पार्टनर।
इससे फायदा ये होता है कि आपका मास्टर डेटा कम जनरेट करना होता है, आप उसको अलग अलग रोल देते जाओ। अदरवाइज इसी सिनेरियो को अगर इसी में करना होगा तो एक कस्टमर बने, एक वेंडर क्रिएट होगा, एक कस्टमर क्रिएट होगा, दो मास्टर डेटा बनेगा। अब यहाँ पे एक ही मास्टर डेटा बना। ये क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ। यस। अब देखो यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट और किया उन्होंने कि जैसे मैंने बोला कि ट्रांजेक्शनल डेटा कम करना है, ठीक है, तो हम आते हैं लेक्चर कंसेप्ट पे। तो हमारे ईसीसी में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लेक्चर्स होते हैं। लेट मी ड्रॉ सम पिक्चर हियर। हमारे पास लेक्चर होते हैं, so this is one ledger, ledger 01, this is another ledger। तो लेट्स से ये है लेक्चर 01 जो कि लीडिंग लेक्चर है, ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए काम में आता है। दिस इज लाइक, इसको ऊपर ही रखता हूँ। दिस इज लेक्चर L1 जो कि नॉन लीडिंग लेक्चर है, लोकल रिपोर्टिंग में काम में आता है, ठीक है। सो दिस वन इज फॉर ग्रुप रिपोर्टिंग, दिस वन इज फॉर लोकल रिपोर्टिंग। मैं यहाँ ही देता हूँ ग्रुप रिपोर्टिंग, ग्रुप कैप एंड लोकल कैप, ठीक है, लोकल रिपोर्टिंग। ये हमारे ईसीसी में था। हम कोई ट्रांजेक्शन जब करते थे, ट्रांजेक्शन 1 किया हमने, तो ट्रांजेक्शन 1 यहाँ भी पोस्ट करता था और यहाँ भी पोस्ट करता था। मतलब ये ट्रांजेक्शन हमारा दोनों जगह एंट्री पास करता था। अगर आपने ट्रांजेक्शन किया तो इसकी एंट्री यहाँ पे भी आती थी, तो इसकी एंट्री यहाँ भी आती थी और इसकी एंट्री यहाँ भी आती थी, दोनों जगह पोस्ट होता था, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन करते थे आप T2, अगेन ट्रांजेक्शन दोनों जगह पोस्ट होता था। आपने ट्रांजेक्शन 2 मारा और वो दोनों जगह पोस्ट होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इस तरह चलते चले जाओगे। और कभी आपको लेक्चर स्पेसिफिक पोस्टिंग करनी है, सपोज करो आपने T3 मारा लेक्चर स्पेसिफिक, और इस केस में आपने पोस्टिंग करी है सिर्फ और सिर्फ 01 में, तो वो पोस्टिंग सिर्फ 01 में जाएगी, उधर नहीं जाएगी, ये लेक्चर स्पेसिफिक पोस्टिंग होगी। और आपको जब रिपोर्ट निकालना होता था, तो आप अगर 01 का निकालोगे तो वो इन चीजों को रीड करेगा और आपको रिपोर्ट दे देगा। अगर लोकल गैप का निकालना था तो इन चीजों को रीड करेगा और आपको रिपोर्ट दे देगा। बराबर, यही था हमारे हाना में, सॉरी ईसीसी में, लेक्चर न्यू जीएल वाला कंसेप्ट, राइट। और रियल में क्या होता है बिजनेस में कि ये वाले ट्रांजेक्शन जो कॉमन है हर जगह पे, उनकी संख्या ज्यादा होती है, और लेक्चर स्पेसिफिक पोस्टिंग तो केवल मंथ एंड पे होता है। वो बहुत कम होता है मैनुअल, कुछ 8-10 डॉक्यूमेंट पोस्ट होते हैं पूरे महीने में मैनुअली। बाकी 99.99% ट्रांजेक्शंस कॉमन होते हैं, हर जगह जाते हैं दोनों बुक्स में। जब आपको लेक्चर स्पेसिफिक करना है तो आप मैनुअली पोस्ट करते हैं, और वो बहुत कम संख्या में होती है, 0.001% ऑफ योर टोटल ट्रांजेक्शंस। तो ये चला रहा था। फाइनल में क्या किया इन्होंने कि इम्प्रूव करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये जो है हमारा, इसको वर्टिकल को लेटा दिया, ऐसे कर दिया। दिस इज 0L, मैं यहाँ 0L लिख देता हूँ, 0L, मैं उसको सेंटर में ले आता हूँ, या इसको काटी दोबारा से लिखता हूँ, राइट में 0L, stick is not sure of this। ठीक है, ये 0L लेक्चर हो गया, इन्होंने इसको हटा दिया, और फिर इसके ऊपर इसको बैठा दिया। ये जो लोकल लेक्चर है, लोकल लेक्चर को इसके ऊपर बैठा दिया। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर बैठा दिया एल्बम को। और क्या बोला कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सपोज करो T1 किया, ठीक है, तो T1 ट्रांजेक्शन आपने मारा, ट्रांजेक्शन 1, तो वो क्या करेगा, ट्रांजेक्शन 1 वो सिर्फ यहाँ पोस्ट होगा। इसको और राइट करता हूँ, ट्रांजेक्शन 1 सिर्फ यहाँ होगा। फिर आपको ट्रांजेक्शन 2 करना है, आपने सेकंड ट्रांजेक्शन मारा, ट्रांजेक्शन 2, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। ट्रांजेक्शन 2 मारा आपने, तो वो सिर्फ यहाँ पोस्ट करेगा, वो सिर्फ यहाँ पोस्ट करेगा। फिर आपने सपोज करो ट्रांजेक्शन 3 करना था, ठीक है, और ट्रांजेक्शन 3 जो है आपको लेट्स सपोज केवल इसमें करना है, जैसे बीसी में करना है, तो आप कर सकते हो। आपने ट्रांजेक्शन 3 मारा, ठीक है, और उसकी पोस्टिंग सपोज करो यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको कुछ एल्बम में करना था, लेजर स्पेसिफिक पोस्टिंग, तो आप लेजर स्पेसिफिक पोस्टिंग यहाँ पे किए ट्रांजेक्शन 4, जिसकी एंट्री यहाँ पे जाएगी, ठीक है, इसकी एंट्री यहाँ पे जाएगी। अब उन्होंने क्या बोला कि आपको अगर रिपोर्ट निकालना है लेजर 0L का, ठीक है,
तो आप रन करो रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट सिर्फ इन 3 ट्रांजैक्शन के हिसाब से आएगा। जैसे 01 का रिपोर्ट इन 3 ट्रांजैक्शन के हिसाब से आएगा। अगर आपको रिपोर्ट रन करना है L1 का, तो उसका डायरेक्शन होगा ऐसे। सॉरी, ऐसे डायरेक्शन ऊपर से। अगर आपको L1 का रिपोर्ट रन करना है तो दिस इज डायरेक्शन, मतलब वो रिपोर्ट L1 के ट्रांजैक्शन को भी पकड़ेगा और ग्रुप के ट्रांजैक्शन को भी पकड़ेगा और वो आपको रिपोर्ट दिखाएगा। जैसे इसको आप यहाँ पकड़ लो, सपोज करो ये सीन था, जो थर्ड ट्रांजैक्शन था वो सिर्फ L1 में था, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा आपको, एग्जिट रेप्लिका बन जाएगा ऐसा। इस केस में आपके पास कितने डॉक्यूमेंट बन रहे थे? 1 2 3 4 5 5 डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहे थे आपके पास। इस केस में कितने डॉक्यूमेंट बन रहे हैं? सिर्फ 3, राइट। और इन्फॉर्मेशन लूज नहीं हुआ है। यहाँ से भी अगर 01 का रिपोर्ट रन करोगे तो T1 T2 पकड़ेगा। यहाँ से भी अगर 01 का रिपोर्ट रन करोगे तो डायरेक्शन ऐसा है, 01 का रिपोर्ट रन करने का डायरेक्शन ये है, ठीक है। दिस इज फॉर 01 एंड दिस इज फॉर L1। तो 01 का रिपोर्ट रन करोगे तो वो T1 और T2 को पकड़ेगा, लेकिन L1 का रिपोर्ट रन करोगे तो T3 T1 और T2 को पकड़ेगा। L1 के लिए वही होना चाहिए था, T1 T2 T3, वही हो रहा है, T1 T2 T3, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर से। तो बेनिफिट क्या मिला आपको इसका, कि आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम हो गए, ठीक है। इस सेटअप में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की संख्या घट गई, उस सेटअप में ज्यादा है, वहां पे 5 डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहे हैं। वो ये कि ये ट्रांजेक्शन दोनों जगह रिकॉर्ड, मतलब दोनों जगह रीड हो रहा है, 01 में भी रीड हो रहा है और L1 में भी रीड हो रहा है। L1 को ऊपर से देखो, ऊपर से नीचे की तरफ, तो L1 को इस तरह से देखो ऐसे, तो L1 के भी रिकॉर्ड रीड होंगे और 01 के भी रिकॉर्ड रीड होंगे। L1 का रिकॉर्ड रन करोगे तो वो दोनों को पकड़ेगा, इसका भी इसका भी। 01 का रन करोगे तो सिर्फ 01 का पकड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि इसको बोल दिया बेस, दिस इज बेस लेजर, बेस लेजर, और इसको बोल दिया एक्सटेंशन लेजर। एक्सटेंशन लेजर या फिर दूसरा नाम है अपेंडिक्स लेजर। अपेंडिक्स लेजर, अपेंडिक्स होता है ना जो फालतू में होता है, किसी के ऊपर चिपक गया है बस, इसलिए उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स लेजर है, एक्सटेंशन लेजर, दो नाम है। और ये बेस है जिसके ऊपर वो चिपका हुआ है, तो इसको बोलेंगे बेस लेजर। तो S4 HANA में उन्होंने ये फंक्शनलिटी दी। इससे क्या हो रहा है, आप इन्फॉर्मेशन लूज नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि आपका रिकॉर्ड्स कम हो रहा है। अभी दोनों तरफ से आपको सेम रिपोर्ट मिलेगा, इधर से भी 01 के लिए यही दोनों बनेंगे, इधर से भी 01 के लिए दोनों बनेंगे, इधर से भी L1 के लिए तीनों आएंगे, इधर से भी L1 के लिए तीनों आएंगे। लेकिन यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है। अब इसी को केवल उस बिगर वॉल्यूम में देखो कि यहाँ पे T1 T3 इसको लिखे हो, T1 T2 वो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट है, लेकिन रियल बिजनेस में क्या होगा, 1 लाख डॉक्यूमेंट होंगे एक महीने के अंदर। ये 1 लाख होगा, और ये जो है लेजर स्पेसिफिक शायद 10-12 होगा, बराबर है। 10-12 और 1 लाख फर्क है, राइट। तो 10 लाख का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। लेजर स्पेसिफिक तो यहाँ पे भी करना ही पड़ रहा है, राइट, वो तो सेम है, लेकिन रिपीटिशन जो है, इसका जो रिपीटिशन हो रहा था मेजोरिटी का, वो यहाँ नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे काफी बेनिफिट मिल जा रहा है। ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो सेटअप है उससे बेनिफिट कैसे मिल रहा है। बेस लेजर किसको बोल रहा है, एक्सटेंशन लेजर किसको बोल रहा है, बोलो। यस सर। तो इससे फर्क क्यों हो रहा है कि आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम क्रिएट हो रहा है एंड विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया HANA में, बेस लेजर और एक्सटेंशन लेजर का कांसेप्ट। कल को कोई पूछे इंटरव्यू में कि HANA में क्या क्या बदला है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर कि HANA में एक तो हार्डवेयर इंप्रूवमेंट था, जिसमें हार्डवेयर को इंप्रूव किया, इन मेमोरी डेटाबेस किया, स्पीड फास्ट हुई। स्पीड फास्ट हुई तो फिर ही लॉन्च कर दिया, ताकि वेब बेस्ड कर दिया उसको। उसके बाद सॉफ्टवेयर में क्या इंप्रूवमेंट किया, जब ये सब आप बोलोगे स्पीड लॉन्च पर फिर ही लॉन्च किया, तो आपको कट कर देगा, बोलेगा नो नो जस्ट टेल मी सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट, जस्ट टेल मी FICO इंप्रूवमेंट, कट कर देगा आपको। तो पर ठीक है, कट करने दो, फिर आप एडजस्ट पे आ जाओ। अच्छा, लेट मी टेल यू अबाउट माय अबाउट द सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट्स। तो फिर सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट दो चीजों पे अराउंड घूम रहा है। पहला कि डेटा रिडंडेंसी कम करो, मतलब ट्रांजैक्शनल डेटा को भी कम करो, मास्टर डेटा को भी कम करो। ट्रांजैक्शनल डेटा कम कैसे हुआ कि अलग अलग टेबल के बजाय एक सिंगल टेबल यूज करो। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लेजर। यूनिवर्सल, ये सब अलग अलग वर्ड्स है। यूनिवर्सल लेजर, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, ऑटोमेटिकली कंसर्न, इसका वो है बेनिफिट है। दिस इज द बेनिफिट, आगे बताओ उसके नाम है। तो अगर आप कोई गूगल आर्टिकल पढ़ना लेटर हो तो आप ये सब वर्ड पाओगे, यूनिवर्सल लेजर, S4 HANA यूनिवर्सल लेजर, S4 HANA सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, तो मतलब समझ जाना बस। तो आप बताओगे कि जो भी इंप्रूवमेंट है दैट इज टू डू विद डेटा रिडक्शन फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटा, क्योंकि आप मल्टीपल टेबल्स को मर्ज करके एक सिंगल टेबल बना दिए हो। रिडक्शन खत्म कर, डेटा रिडंडेंसी खत्म कर दिया आपने, डुप्लीकेशन खत्म किया। सेकंड, मास्टर डेटा भी आपने इंप्रूव किया, GL मास्टर एंड कॉस्ट एलिमेंट मास्टर, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, वो खत्म कर दिया आपने। अब आपका GL मास्टर के अंदर भी सिर्फ आप 00 क्रिएट करते हो, उसी में कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी का ऑप्शन आता है कि आपको कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करना है कि नहीं, बनाना है कि नहीं। अलग से के जरूरत नहीं करते हो आप।
तो मास्टर डेटा रिडक्शन हुआ। वेंडर कस्टमर अलग से नहीं बनाओगे आप उसको सिंगल बीपी बनाओगे, बिजनेस पार्टनर। वेंडर का बिजनेस पार्टनर होगा, कस्टमर का बिजनेस पार्टनर होगा। तो वेंडर हियर ऑन विल बी क्रिएटेड एज अ बिजनेस पार्टनर, कस्टमर विल बी क्रिएटेड एज अ बिजनेस पार्टनर। तो हम XK01 XK01 करने के बजाय बीपी करेंगे। तो वेंडर का अपना बीपी होगा, कस्टमर का अपना बीपी होगा, बिजनेस पार्टनर बनेगा। और फिर लेजर वाला कंसेप्ट बताओगे आप कि लेजर में ये चेंज हुआ है, वी हैव एक्सटेंशन लेजर, उसका पर्पस क्या है, तो आप समझा पाओगे कि इस स्थिति में ऐसे होता था, आपके रिकॉर्ड्स जो है पोस्ट करते हैं ग्रुप लेजर में, रीडिंग लेजर में। यहाँ पे जो रीडिंग लेजर वाला है वो बेस बनता है और उसके ऊपर एक एक्सटेंशन लेजर लगा दो आप, सो दैट रीडिंग लेजर वाला डुप्लीकेट नहीं करना है आपको, एक ही बार रखना है। रिपोर्ट रन करते हुए तो अपने आप रीड हो जाएगा। जब एक्सटेंशन लेजर का रिपोर्ट रन होगा तो अपने लेजर का प्लस अपने बेस लेजर का दोनों का रिकॉर्ड करता है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब मैं आता हूँ एसेट पे कि एसेट में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हमने देखा जीएल में क्या इंप्रूवमेंट है, कस्टमर वेंडर में। टैक्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। टैक्स में एक्जैक्टली कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसमें मैंने टैक्स लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नो चेंज करके। टैक्स में नो चेंज, खाना में कुछ नहीं बदला टैक्स में। ठीक है, केवल वही हुआ है कि थ्योरी के एप्लीकेशन आ गए हैं, तो आप सिस्टम में करने के बजाय थ्योरी एप्लीकेशन से करते हो। और एसेट मास्टर लिखने की जगह मैं एसेट लिखता हूँ, एसेट अकाउंटिंग में क्या मिलना है। मास्टर में कुछ नहीं करना है, एसेट अकाउंटिंग में करना है। तो एसेट अकाउंटिंग में क्या होगा, अभी तक क्या होता था कि आपके पास सपोज करो बहुत सारे एसेट्स हैं। ठीक है, एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, इस तरह करते करते एसेट 1000। और ये सारे के सारे जो है सेम क्लास के, सपोज करो ये एक क्लास का है, इसको हम बोल देते हैं एसेट क्लास 1, क्लास 1। सिमिलरली आपके दूसरे एसेट्स हैं A1001, A1002, A1003, इस तरह करके बहुत सारे एसेट्स हैं आपके पास। लेट्स सपोज A2000 तक है, और ये सब सेकंड एसेट क्लास है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एसेट है, क्लास 2। सपोज करो दो ही क्लास लेता हूँ, 2000 एसेट्स होते हैं हमारे पास। आप जब इसको डिप्रिशिएट करते थे, ठीक है ना, आप जब इसका डिप्रिसिएशन रन करते थे, तो डॉक्यूमेंट पोस्ट कैसे होता था फाइनेंस में, मैं यहाँ बताता हूँ। डिप्रिशिएशन रन किया अगर, तो फाइनेंस में क्या होता था बेसिकली कि एक डॉक्यूमेंट इस एसेट क्लास का बनता था, जिसमें पोस्टिंग आती थी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और जितना भी डिप्रिसिएशन है सारे एसेट्स का, सबका जोड़ के अमाउंट आता था यहाँ पे। सपोज करो सब कुछ जोड़ जाड़ के 50,000 हो रहा है, सब ऐसे डिप्रिशिएट करके सब मिला मिला के 50,000 का पोस्टिंग हो रहा है। ये हो गया क्लास 1 का पोस्टिंग। सिमिलरली क्लास 2 का एक पोस्टिंग होता था, क्योंकि FI में पोस्टिंग होती है क्लास लेवल पे। सपोज करो ये सब जोड़ जाड़ के 80,000 हो रहा था। ठीक है, एसेट क्लास लेवल पे पोस्टिंग है, क्लास 1 की पोस्टिंग हो गई, एंड ये क्लास 2 की पोस्टिंग हो गई। क्लास लेवल पे पोस्टिंग होती है एसेट के अंदर, है ना, डिप्रिसिएशन क्लास लेवल पे होता है, कैटेगरी लेवल पे। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि फाइनेंस में पता ही नहीं चलता था कि ये जो 50,000 आया है वो किस एसेट का कितना है, पता नहीं चलता था। ये जो 80,000 आया है, ये क्लास 2 में बहुत सारे एसेट्स हैं, सबका अमाउंट अलग अलग होगा। इसका 100 डिप्रिशिएट हुआ होगा, 170 हुआ होगा, 179 हुआ होगा, 237 हुआ होगा, अलग अलग एसेट का अमाउंट, डिप्रिसिएशन अमाउंट आया होगा। पर मुझे वो सब फाइनेंस में पता ही नहीं चलता। फाइनेंस में सीधा सीधा इसका लमसम आता है टोटल, राइट। और अगर एक भी एसेट में प्रॉब्लम है इस, क्योंकि आप जब रन करते हो तो पूरी कंपनी कोड देते हो, ये पूरा का पूरा एक ही कंपनी कोड के अंदर है। आप जब डिप्रिसिएशन रन करते हो तो वहां पे आप कंपनी कोड देते हो और पीरियड देते हो, पीरियड एंड ईयर, इतना ही इनपुट देते हो, डिप्रिसिएशन रन करते हो। सपोज करो आउट ऑफ ऑल दिस 2000 किसी एक एसेट में इश्यू है, एक एसेट में कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई चीज है जो उसको रोक दे रही है डिप्रिसिएशन से होने से, काम नहीं कर रहा, सिस्टम डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा है उसका। एक एसेट की वजह से आपका पूरा का पूरा एसेट का पोस्टिंग ही बंद हो जाएगा, डिप्रिसिएशन किसी भी एसेट का नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम जब पोस्ट करता है तो पूरे के लिए करता है एक साथ। अगर एक भी एसेट में प्रॉब्लम है तो सिस्टम किसी का भी डिप्रिसिएशन पोस्ट नहीं करेगा, ना ये पोस्ट होगा ना ये पोस्ट होगा। सिर्फ एक एसेट में प्रॉब्लम है, आपके पास 20,000 एसेट्स है लेकिन एक एसेट में प्रॉब्लम था और आपका डिप्रिसिएशन पूरी कंपनी का ही नहीं हो पाया। इट्स अ बैड थिंग, राइट। तो एसएपी ने क्या किया कि एसएपी ने इंप्रूव किया। एसएपी ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं, जिस एसेट का हो रहा है उसका होने दो, जिसका डिप्रिसिएशन हो रहा है होने दो, जिसमें इशू है उसको आप मतलब। एसएपी ने वो फंक्शनलिटी लगा दी, मतलब प्रोग्राम चेंजेस किए अपने डिप्रिसिएशन के प्रोग्राम में, और बोला कि आगे से हाना में जिस भी एसेट का डिप्रिसिएशन हो रहा है हो जाएगा, जिसमें इशू है वो आपको एरर दे देगा कि इस एसेट में इशू है, आप उसको फिक्स करके दोबारा रन कर सकते हो, यू कैन रन इट अगेन। तो अगर मैं ईसीसी में लिखूं कि क्या था और हाना में लिखूं क्या था, तो लेट मी जस्ट पुट अ बॉक्स हियर। ये ईसीसी का बॉक्स है एंड ये हाना का बॉक्स है।
तो ईसीसी में क्या था कि depreciation of whole company will not happen in case of issue with any asset, any single asset. और छोटा है, बड़ा करता हूँ। उन्होंने बोला कि एक भी एसेट में इश्यू तो नहीं होगा, लेकिन हाल में उन्होंने चेंजेस कर दिए, बोला कि डिप्रिसिएशन विल हैपन फॉर गुड एसेट्स, जिनका हो सकता है हो जाए। डिप्रिसिएशन विल नॉट हैपन, या फिर asset with issues can be, depreciation can be done again for assets with issues. Depreciation can be done again, can be done later again for assets with issues. Obviously fix करने के बाद, लेकिन दोबारा करना पॉसिबल है। जिनका हो रहा है उनका हो जाए, जिनका नहीं हुआ नहीं हुआ, वो बाद में करोगे, वैसा वाला सीन, राइट। तो ये एक मेजर इंप्रूवमेंट है कि आपका एक एसेट की वजह से पूरी कंपनी की लगेगी नहीं, जिसका हो रहा है हो जाए, जिसका नहीं हुआ फिक्स करेंगे, ठीक करेंगे। दूसरा इंप्रूवमेंट ये किया कि अभी क्या था इसीसी में कि आपका एसेट दिखता ही नहीं था, 50,000 की एसेट तय नहीं पता। हालांकि उन्होंने इंप्रूवमेंट कर दिया, बोला कि हम एसेट भी लेके आएंगे, तो अब पोस्टिंग ऐसे नहीं होगी, अब पोस्टिंग ऐसे होगी, इसके नीचे लिखता हूँ मैं, डेबिट depreciation expense, let's say 100, credit accumulated depreciation, let's say 100। ये हो गया एसेट 1 का। सिमिलरली ये चीज मैंने रिपीट किया और इस पर लिख दिया 200। 200 हो गया मेरे एसेट 2 का। सिमिलरली मैंने ये चीज रिपीट की, तब उसको मैंने लिख दिया 300। ये हो गया एसेट 3 का। इस तरह करते 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 सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन करते करते डेप्रिसिएशन मैंने सपोज फिक्स किया 456 एसेट 1000 का, ठीक है सबका। तो मैंने यहाँ पे विद एसेट किया, तो आपके फाइनेंस में एसेट के साथ आ रहा है, तो आप उसको पहचान पाओगे कि किस एसेट का कितना हुआ है, राइट। एसेट में ये सारे एसेट्स का डिप्रिसिएशन फाइनेंस में आया, सब जोड़ के 50,000 आना चाहिए, टोटल आपको 50,000, लेकिन इस बार आपको एसेट वाइज ब्रेकअप भी मिल रहा है, किस एसेट का कितना है, तो आप इजीली रिकंसाइल कर पाओगे एसेट साइड से, आपको पता रहेगा किस एसेट से फाइनेंस में कितना आ रहा है। तो हालांकि में ये हो गया कि आपको डिप्रिसिएशन का ब्रेकअप मिलने लगा एसेट वाइज। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसी में हम बोलेंगे कि फाइनेंस कॉस्टिंग was, या फिर happens at asset class level। Individual asset depreciation amount is not known in finance। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल एसेट वाइज डिप्रिसिएशन इज नोन। इजी टू अंडरस्टैंड फॉर reconcile कर सकती है। ये इंप्रूवमेंट किया, तो ये समझा एसेट साइड पे क्या इंप्रूवमेंट है, पहला, ठीक है। ये तो हो गया सिर्फ 2 इंप्रूवमेंट। इसके बाद क्या है, हमने बात की थी कि हमारा जो सेटअप होता है डिप्रिसिएशन एरियाज का, जैसा फाइनेंस में होता है वैसे ही एसेट में भी क्रिएट करता है। अगर आपके फाइनेंस में सपोज करो 2 लेक्चर है, तो एसेट में भी 2 एरिया बनेंगे। उसके बाद फाइनेंस में रिपोर्टिंग कौन कौन सी करेंसी में हो रहा है, तो आप उतने अलग अलग पैरेलल एरिया क्रिएट करते हो। और उसके बाद नॉन लीडिंग लेक्चर जो है रॉन्ग पोस्टिंग करता है, तो आप डेल्टा एरिया यूज करते थे, मैंने दिखाया था सेट टाइम पे डेल्टा एरिया कैसे यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा एरिया का यूज करना पड़ता था हमें इसी में नॉन लीडिंग लेक्चर के रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि नॉन लीडिंग लेक्चर में गलत रिपोर्टिंग होती थी, तो हम डेल्टा एरिया यूज करते थे। लेकिन हाना में क्या है कि वो गलत होता ही नहीं है, हाना में डेल्टा एरिया कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, आपको देखना होगा डेल्टा एरिया क्या है, तो आप हाना वाला सॉरी फिक्स्ड एसेट वाला आप जाके वीडियो देखना, फिर वहाँ पे मैंने डेल्टा एरिया का पूरा रन करके किया हुआ है। तो यहाँ पे है कि डेल्टा एरिया इज नीडेड फॉर करेक्शन पोस्टिंग इन नॉन लीडिंग लेक्चर। किसी को याद है, सुभागी याद है ये डेल्टा एरिया? हाँ सर। और यहाँ पे है कि डेल्टा एरिया इज नॉट नीडेड, डेल्टा एरिया इज नॉट नीडेड एट ऑल।
No leading ledger is always correct. No leading ledger is posted correctly by itself. By itself. Correction is not needed. ठीक है, एक ये मेजर चेंज था। तो एसेट साइड पे इन्होंने ये सारी चेंजेस की, ठीक है। तो एसेट में एक तो डेल्टा एरिया खत्म हो गया, दूसरा आपका ब्रेकडाउन मिलने लगा एसेट लेवल पे, तीसरा आप डिप्रिसिएशन जो है कर दो, जिसका होना है हो जाएगा, जिसका नहीं हो एरर में आएगा, आप उसको फिक्स करो और दोबारा रन कर दो। यहाँ पे ये भी था कि डिप्रिसिएशन कैन बी रन ओनली वंस, मैं यहाँ लिखना भूल गया, सेकंड पॉइंट लिखता हूँ, डिप्रिसिएशन जिसको हम बोलते हैं ना ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन या प्लान्ड डिप्रिसिएशन, ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन कैन बी रन ओनली वंस। मंथली एक्टिविटी होती है और एक ही बार होता है, कैन बी रन ओनली वंस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैन बी रन एज मेनी टाइम्स एज नीडेड, मल्टीपल टाइम्स लिख देता हूँ, कैन बी रन मल्टीपल टाइम्स इन अ मंथ। यहाँ पे इन अ मंथ कर दो, ओनली वंस इन अ मंथ। मंथ में एक बार होता था ऑडिट डिप्रिसिएशन, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, इसको 3 कर लो और इसको 4 कर दो। ठीक है, ये हो गया मेरा ईसीसी और हाना का एसेट साइड पे क्या चेंजेस आए हैं, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब मैं आता हूँ कंट्रोलिंग में क्या चेंज हुआ है। कंट्रोलिंग चेंजेस इन S4HANA। अच्छा, इसमें एक और चीज था, इन फाइनेंस इटसेल्फ एक और चीज था। आप देखो, एक होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद है जब आप उसको बेचते थे, आप बेसिकली सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हो, सेल्स ऑर्डर की आप डिलीवरी बनाते हो और फिर उसको आप बिलिंग करते हो, ये करते हो सेल्स ऑर्डर का प्रोसेस OTC। तो डिलीवरी के टाइम पे आप वो सब चीज करते हो, पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग एंड PGI। और PGI के टाइम पे आपका एक एनुअल डॉक्यूमेंट बनता था और एक फाइनेंस डॉक्यूमेंट बनता था, और फाइनेंस डॉक्यूमेंट में बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री ऐसी होती थी, ये हो गया हेडर, ये हो गया आइटम, और आपकी यहाँ पे पोस्टिंग थी क्रेडिट इन्वेंट्री, क्योंकि सामान घट रहा है, डेबिट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसी एंट्री आती थी, ठीक है। और COGS जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो काफी सारी चीजों से मिलके बना है। बेसिकली वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट होता था ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो था वो बेसिकली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये होता था। थोड़ा आगे लिखना चाहिए, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो क्वांटिटी में अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट आप देखोगे मटेरियल का करके, स्टैंडर्ड कॉस्ट वो 3 चीजों से बना होगा, वो बना होगा मटेरियल कॉस्ट, उसके अंदर सामान का कॉस्ट होगा, उसके अंदर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा, उसके अंदर ओवरहेड कॉस्ट होगा। तो सपोज करो किसी का कॉस्ट, नेट कॉस्ट जो है 100 रुपए है, तो 100 रुपए में हो सकता है कि मटेरियल जो हो वो 50 रुपए का हो, प्रोसेसिंग जो हो वो 30 रुपए का हो, और 20 रुपए उसमें ओवरहेड है, बिजली, पानी, क्लीनिंग, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, उनका खर्चा 20 रुपए। प्रोसेसिंग मतलब जो उस पे आप मशीन चला रहे हो, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट बेसिकली दैट इज 30 रुपीज। और मटेरियल सामान कितने का है, 50 का, इन्हीं को मिला के मेरा 100 रुपए बना है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो 100 है वो इसी से मिलके बना है। तो बिजनेस में क्या होता है कि आप जो अभी करते आए हो, आप सेल्स ऑर्डर की डिलीवरी करते हो, PGI करते हो, तो डॉक्यूमेंट ये पोस्ट होता है। हाना में इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, इन्होंने क्या बोला, मैं इसको इधर लिखता हूँ। हाना में इन्होंने क्या बोला कि आप PGI करोगे तो हम डॉक्यूमेंट ऐसा पोस्ट करने के बजाय हम एक काम करेंगे, हम डॉक्यूमेंट ऐसा पोस्ट करेंगे। ये हो गया मेरा हेडर, और आइटम में हम लिखेंगे क्रेडिट इन्वेंट्री, डेबिट COGS मटेरियल कॉस्ट, डेबिट COGS प्रोसेसिंग कॉस्ट, डेबिट COGS अपना ओवरहेड कॉस्ट। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग 100 हम यहाँ पे लिखेंगे 100 और यहाँ पे 50, 30 एंड 20। ठीक है, तो बात तो सेम ही है, यहाँ पे भी 100 आ रहा था, अभी भी 100 ही है, लेकिन उसका ब्रेकअप करके है। तो आपको बेसिकली हाना में क्या मिल रहा है, COGS का ब्रेकअप कंपोनेंट लेवल पे ब्रेक हो रहा है, कॉस्ट का कंपोनेंट है ये सब। टोटल कॉस्ट जो 100 रुपए है वो इस तरह से मिलके बना है 100 रुपए। तो आपको COGS 100 दिखाई दे या फिर आपको COGS का ब्रेकअप दिखाई दे, ज्यादा अच्छा है उसका ब्रेकअप मिले।
तो बिजनेस के लिए समझने में आसान हो गया। फिर एनालिसिस और डीप कर पाएगा बिजनेस कि हमें जो 100 रुपए है उसका ब्रेकअप मिल रहा है, उसमें से मटेरियल 50 है, 30 रुपए प्रोसेसिंग है, 20 रुपए यूनिट है। तो अगर आप इधर से करते थे ईसीसी में तो ब्रेकअप नहीं होता था, सीओजीएस का टोटल अमाउंट आता था। लेकिन हाना में जब आप डिलीवरी की पीजीआई करोगे तो आपका ब्रेकअप पोस्ट होगा, सीओजीएस का ब्रेकअप पोस्ट होता है। और ये बिजनेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एक ये बेनिफिट हुआ कि हाना के अंदर सीओजीएस का स्प्लिट हो गया। सीओजीएस split is the component wise split is COGS split component wise. It is posted at the time of PGI. ये ज़्यादा अच्छी रिपोर्टिंग है, ज़्यादा बेटर रिपोर्टिंग है। ठीक है, सीओजीएस का स्प्लिट मिलने वाला बिजनेस को तो उनके लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि अभी वो कॉस्ट को देख सकते हैं कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है। ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट है और मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है। प्रोसेसिंग कॉस्ट ये डिपेंड करता है। प्रोसेसिंग कॉस्ट को हम वेरिएबल बोलेंगे, बेसिकली लेबर जो है। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है फिर भी खर्चा आ रहा है तो फिक्स्ड है। जैसे कि ये प्रोडक्शन हो ना हो लेकिन आपको रेंट देना ही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना ही है, तो वो सब फिक्स कॉस्ट पे जाएगा। लोगों की सैलरी जाएगी ही जाएगी, जो परमानेंट है एम्प्लॉय। आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो सब फिक्स कॉस्ट पे जाएगा। और ये वेरिएबल है। तो यहाँ वाले केस में क्या है कि बिजनेस उसको देख पाएगा कि मेरा जो सीओजीएस है उसमें कितना फिक्स कॉस्ट है, कितना वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पे वो विजिबिलिटी नहीं है। यहाँ तो उसको नहीं पता इस 100 में क्या फिक्स है क्या वेरिएबल है, नहीं पता। यहाँ पे मोटा मोटा 100 दिख रहा था उसमें, है ना। तो बिजनेस को वो देख पा रहा है तो अपना मार्जिन निकाल पाएगा वो, क्योंकि टोटल रेवेन्यू माइनस आपका फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी माइनस आपका हाँ बराबर, माइनस आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन का पता जानते हो ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिखेगा कि आप कितना पैसा बना रहे हो ताकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए, राइट। एनीवे बिजनेस के लिए ये बेनिफिशियल है। तो ये आपको सीओजीएस का स्प्लिट मिलता है हाना में, जो ईसीसी में नहीं मिलता था। ये भी एक चेंज है। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब हम आते हैं कंट्रोलिंग के चेंज पे। तो पहला तो वही था कि प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट आपका अब जीएल बन चुका है। तो जो आपका प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट है इज नाउ जीएल इन एस4 हाना। FS00 से ही क्रिएट करते हो, K0 ओवर T कोड ऑब्सोलीट हो गया। और एक और है कि सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट S4 हाना में है ही नहीं। ठीक है, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट does not exist in S4 हाना। मतलब आप K01 जो K06 से आप क्रिएट करते थे वो ऑब्सोलीट हो चुका है। ये ऑब्सोलीट सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट ही नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ ये बनाना है FS00। और उसी में कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी में आप देते हो कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या फिर वो नहीं है। आप सिर्फ FS00 क्रिएट करोगे, कोई K01 नहीं करना है, कोई K06 नहीं करना है, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी। आपके जीएल में ही वो फील्ड आती है कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी। अगर ब्लैंक है तो कॉस्ट एलिमेंट नहीं है। अगर कैटेगरी फिल किया है कुछ तो वो प्राइमरी बन जाएगा, कोई दूसरी कैटेगरी फिल किया है तो सेकेंडरी बन जाएगा। K01 इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब खत्म हो गया, नो डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, ऑब्सोलीट। एक तो ये हुआ। दूसरा मैंने बोला कि टेबल्स आपके जो एफआई के टेबल्स थे और जो सीओ के टेबल्स थे वो अलग अलग थे। लेकिन अब हाना में क्या हो गया, हाना में सबका सब एक ही जगह आ गया, दैट इज रेसिड होगा। तो आपका सबका सब एक ही जगह आ गया। इनफैक्ट एक और होता है कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी का टेबल, एक और चीज होती है प्रॉफिटेबिलिटी, उसका भी टेबल मर्ज हो गया, सारी चीजें मर्ज हो गई। और वो सब आ गया सीओ एसिड होकर में, सिंगल टेबल एसिड होकर, जहाँ पे आपको सब टेबल का डेटा एक ही जगह पे आ गया। अब डेटा अलग अलग टेबल में नहीं आता है, एक ही टेबल में आता है। एक वो चेंज था। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग में कुछ नहीं बदला है, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में कुछ नहीं बदला है। आपका ये हो गया मेरा एसिड का कंट्रोलिंग का कॉस्ट नहीं बदला है। एंड व्हाट इज सीओजीएस का स्प्लिट मैंने बताया आपको किस स्प्लिट हो जाता है। व्हाट इज कंट्रोलिंग में और कोई चेंज है नहीं। ठीक है, कंट्रोलिंग वर्क्स एग्जैक्टली सेम। वहाँ पे बस यही छोटे मोटे चेंजेस हैं। तो आपके जो टोटल चेंजेस हैं मैं एक बार रिवाइज करता हूँ क्विकली, टोटल चेंजेस क्या क्या है। तो पहले तो चीजें हार्डवेयर से स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में हार्डवेयर इंप्रूवमेंट हुआ, ओरेकल हटा के एसएपी का हाना। तो हाना डेटाबेस एसएपी का खुद का है। उसके बाद फ्यूरी आया, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप इंस्टॉल करो मोबाइल पे और फ्यूरी रन करो और फिर एसएपी का ट्रांजेक्शन करो, रिपोर्ट रन करो। अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन खोलोगे तो फाइल्स में क्या रखना है आप डिसाइड कर लो, हमें कहाँ पे क्या चाहिए। फिर एसएपी वर्जन लॉन्च करता है वो, राइट। राइट विद एसएपी मतलब क्लाउड वाला एसएपी और क्लाउड, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्रिप्शन बेस्ड बेसिकली, क्लाउड का मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड। आप सब्सक्राइब करो और यूज करो सर्विस को। फिर मैंने बोला कि इन मेमोरी का मतलब क्या है, मतलब एसएपी में कोई अलग से डिस्क नहीं है, आपका सारा का सारा मेमोरी ही इतना पावरफुल हो गया, उसी में एसएपी इंस्टॉल्ड है, उसी में डेटाबेस है।
देन सॉफ्टवेयर के चेंजेस देखे हमने। फंडा वही है, डेटा रिडंडेंसी कम करो, ट्रांजेक्शनल डेटा को एक ही टेबल में स्टोर करो, मास्टर डेटा का कम से कम जनरेट करो, प्राइमरी कॉस्ट स्टेटमेंट सेकेंडरी कॉस्ट स्टेटमेंट मत बनाओ, सीधा सीधा जीएल मास्टर बनाओ। ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ आपका एक ही टेबल रहेगा, एक ट्रांजेक्शन एक लाइन, सेकंड ट्रांजेक्शन सेकंड लाइन, कोई थर्ड फोर्थ टेबल नहीं आएगा, एक ही टेबल में स्टोर होगा सबका सब। एफआई का डेटा भी इसी में, सीओ का डेटा भी इसी में, प्रॉफिटेबिलिटी का भी डेटा इसी में, मैं पीए भी लिखता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी डेटा, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का डेटा इसी में, सब कुछ इसी में, असेट का डेटा भी इसी में, अलग से टेबल में, सब कुछ इसी में जाएगा। तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, यूनिवर्सल लेजर बोलेंगे इस टेबल को। और अलग अलग जगह से रिपोर्ट फेच करने की जगह पे एक ही टेबल से आपको रिपोर्ट फेच करना पड़ेगा, तो चीजें फास्ट चलेंगी। राइट, वेंडर मास्टर कस्टमर मास्टर अब नहीं बनते हैं, अब बीपी बनता है। जहां वेंडर मास्टर क्रिएट करते थे वहां बिजनेस पार्टनर क्रिएट करेंगे, जहां कस्टमर मास्टर था वहां बिजनेस पार्टनर होंगे। और कुछ नहीं बदलेगा, आप सिर्फ उसको बीपी बोलोगे, बीपी बिजनेस पार्टनर, उसका एक नंबर आएगा, उसको जस्ट लाइक वेंडर नंबर ही यूज करना है। सेल्स ऑर्डर बनाओगे, जहां कस्टमर डालते हो वहां बीपी नंबर डालोगे। परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे, जहां वेंडर डालना है वहां बीपी नंबर डालोगे। पूरा प्रोसेस एक्जेक्टली सेम है, फ्लो में कुछ नहीं बदला। P2P प्रोसेस कुछ नहीं बदला है, ओटीसी प्रोसेस कुछ नहीं बदला है, टैक्स अकाउंटिंग कुछ नहीं बदला है। ठीक है ना। एसेट अकाउंटिंग में थोड़े चेंजेस हैं, क्योंकि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट में डेल्टा एरिया हट गया। आपका डिप्रिसिएशन मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हो, जिनका अच्छा है हो जाएगा, जिनका नहीं अच्छा है उनका दोबारा करो फिक्स करके इशू। डेल्टा एरिया खत्म हो गया। एसेट का जब पोस्टिंग आएगा फाइनेंस का डिप्रिसिएशन का, तो एसेट लेवल पे आएगा, आपको दिखेगा कौन से एसेट से कितना आया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्लास लेवल पे था, अब एसेट लेवल पे आ जाएगा। ये सब हो गया हमारा। एंड देन डिप्रिसिएशन पहले एक ही बार हम कर पाते थे इन मंथ, अब एक ही महीने में कई बार हम कर सकते हो, जब चाहो तब रन करो। सीओजीएस का स्प्लिट आ गया है, पहले एक सिंगल लाइन बनती थी, अब हाना में स्प्लिट होकर बनता है कंपोनेंट वाइज। स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो कंपोनेंट है उस लेवल पे वो ब्रेक कर देता है, तो बिजनेस के लिए वो बेटर है। और कंट्रोलिंग में यही है बस थोड़े से, कि आपका प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट खत्म, सिर्फ जीएल मास्टर बनेगा, उसी में कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी अपडेट होगा। और एसी लोग का टेबल एक ही टेबल में सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे, तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। यही है पूरा हाना में चेंजेस। ये समझा आपको? पूरी 2 घंटे की कथा समाप्त हुई। यस सर। यस सर। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को ऐसे बताऊं कि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना, थोड़ी स्टोरी टाइप में। आई होप कि समझ में आया हो। तो ये वीडियो मैं अपलोड हाँ कर सर। दूंगा, और आगे का जब भी कोई कुछ पूछेगा क्वेश्चन तो आप आंसर कर पाओगे। आप पढ़ना गूगल पे ईसीसी वर्सेस हाना का कोई भी आर्टिकल पढ़ो, उसमें यही सारी चीजें लिखी होंगी, आप सब समझोगे। अभी कोई भी गूगल का आर्टिकल पढ़ना, ईसीसी वर्सेस हाना कंपैरिजन, फीचर्स इन एस4 हाना, क्या बदला है, डेल्टा चेंज इन एस4 हाना, यही सारी चीजें होंगी वहाँ पे फाइनल सर स्लाइड से। इंटरव्यू में इसमें कुछ और डिफरेंस वगैरह पूछते हैं क्या ईसीसी और हाना हाँ में हाँ, अभी यस क्या? यस यस यस। मतलब होता ये है कि सपोज करो कंपनी पे हाना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम एम्प्लॉय हायर करना चाहेंगे तो हम अच्छे एम्प्लॉय चाहेंगे जो अवेयर हो मार्केट से, ताकि हम आगे बढ़े। हर कंपनी चाहती है कि स्मार्ट बंदों को लो, तो वो कोशिश करेंगे चेक करने की कि आप हाना से अवेयर हो कि नहीं। उन्हें पता है कि हमारी कंपनी में हाना कुछ भी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हम ईसीसी ही करते हैं, लेकिन फिर भी जब हायरिंग का टाइम आएगा तो वो हाना जिसको जानते हैं उसको प्रेफर करेंगे वो, क्योंकि वो चाहेंगे ना हम हाना कैपेबिलिटी बिल्ड करें, कल को हमें प्रोजेक्ट उठाने हैं हाना के, तो हमारे पास बंदे होने चाहिए ना उस लेवल के। तो आपको वो सब कुछ करने के बाद हाना ही पूछेंगे कि आपको हाना की नॉलेज है क्या, तो अब आप बोलोगे यस। और फिर वो उतना ही पूछेंगे आपसे, अच्छा बताओ क्या चेंज हुआ है, जीएल में क्या चेंज हुआ है, एपी में क्या हुआ है, व्हाट इज बिजनेस पार्टनर, आपको एसेट में क्या चेंजेस हुए हैं, एसी का क्या है। तो इस तरह के सवाल आप पूरे आंसर कर पाओगे। अभी फ्यूरी क्या होता है पता है क्या? तो पहले शायद फ्यूरी नहीं पता था, अब आपको पता है। अब आप जाके कोई भी गूगल आर्टिकल पढ़ो, व्हाट इज फ्यूरी ना, तो आपको समझेगा वहां पे क्या लिखा हुआ है। यस सर। तो अभी वो क्वेश्चन जो रहता है ईसीसी वर्सेस हाना, अब आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर लोगे। सिर्फ खुद से एक बार कॉपी पे बैठ के लिख लो जो मैंने बताया है, कितना याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो फिर जाके देखो वीडियो और खुद से लिख लो। जब वो टाइम आ जाए जहां पे आप खुद से पूरे पॉइंट लिख लो, तो समझो आप रेडी हो इस क्वेश्चन के लिए। और फिर थैंक और यू फिर सर। पॉजिटिव रहो कि हाँ क्वेश्चन पूछो मेरे से, राइट, क्योंकि मुझे पता है इसका श्योर आंसर, तो सर। पूछो मेरे से। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा और मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसी इसके कंट्रोलिंग के भी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने बोला था ना कि जिसको डेप्थ में जाना है वो जा सकता है, तो वो वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा आपके ड्राइव पे, सारा एक जगह पे, और वो एक्सेल आपके पास रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, कभी कुछ इशू आया, क्वेश्चन आया, तो आप लोग ग्रुप पे डालना चैट पे, आई विल रिप्लाई टू दैट। ठीक है ना। और जो सेशन था मैं संडे को रख रहा हूँ, सैटरडे को नहीं रख रहा हूँ, मैं संडे को रख रहा हूँ। तो जो लोग भी आना चाहते हैं संडे को, संडे को सुबह 10 बजे, उस दिन हम लोग सीवी पे काम करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे और नौकरी प्रोफाइल पे, 3 चीजों पे काम करेंगे।